नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 12 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिजबुल्लाह के साथ फिर से नई जंग की शुरुआत का इजराइल करने वाला है और अगर करने वाला है तो क्या कुछ इजराइल कर चुका है, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही चाइना ने अमेरिका की नाक में ऐसा दम किया है कि चाइना का नाम सुनते डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट जा रहे हैं। तो कौन सी बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही तालिबान ने भारत में रहने वाले गोदी मीडिया समेत जो अंधभक्त मंडली है उनको कैसा एक्सपोज किया है। तालिबान के 4-6 घंटे के एक प्रोग्राम ने ऐसा एक्सपोज कर दिया है कि इस खबर को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप कहेंगे कि भाई अंधभक्तों जवाब दे दो। और साथ ही इजराइल और गजा के सीजफायर को लेके भी एक धमकी आई है। ये धमकी किसने दी है और धमकी देने का मकसद क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की खबरें बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और इससे पहले कि अब आपको खबरें बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है। रोज मैं दुआ करने को जब कहता था तो लोग पूछते थे कि भाई क्या फायदा होगा। आज आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या गजा के हक में दुआ करने से आपको कोई फायदा दिखा, और अगर दिखा तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी गजा के हक में दुआ कर सकते हैं। मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई है वो सीजफायर को लेके ही है। दरअसल सीजफायर को लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमारे देश की जो मीडिया है, वो चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, आपको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे झूठ को आपके सामने परोस देती है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीजफायर जो इस बार का हुआ ये भी कई फेज का होगा। पहले फेज में बातचीत बस इतनी हुई है कि बंधकों को आज़ाद किया जाएगा और साथ ही इसके बदले जो इजराइल है वो गजा में मदद आने देगा। जो मिस्र का बॉर्डर है उसको खोलने देगा, वहां से मदद आएगी, आईडीएफ थोड़ा सा पीछे हट जाएगी। इसके बाद जब पहला फेज खत्म होगा तो दूसरे फेज की बातचीत होगी और इस फेज में हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा। ये जिद इजराइल की है और प्रपोजल में भी ये बात बाकायदा अमेरिका ने रखी थी। अब दिक्कत की बात कहां आई? लोग तो यही खुश हो गए कि चलो सीजफायर हो गया, बंधकों का आदान प्रदान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत और परेशानी कहां होगी वो आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू की सबसे बड़ी जो मजबूरी थी वो केवल बंधक थे। एक बार अगर बंधक आजाद हो गए तो फिर नेतन्याहू की कोई मजबूरी नहीं बनती। पहली चीज, नेतन्याहू वो एकदम फ्री है, उसने अपने लोगों को आजाद करवा लिया। दूसरी चीज ये है कि अब इजराइल ने एक धमकी भी दे दी। इजराइल ने कहा कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो हम हमला करेंगे गाजा के ऊपर। और ये सीजफायर की शर्तों में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर हमास हथियार छोड़ने से इनकार करता है तो इजराइल और अमेरिका मिलकर गाजा पे हमला करेंगे और ये हमला पूरी तरीके से जायज होगा। ये शर्तों में लिख दिया गया है। तो पहले फेज को जानबूझ के जो अमेरिका है, जो इजराइल है, उसने मनवा लिया ताकि बंधक आजाद हो जाएं। दूसरे फेज की जो बातचीत है उसको टाल दिया कि हम हथियार छोड़ने को कहेंगे, अगर ये छोड़ देंगे तब भी हमारा फायदा, अगर ये नहीं छोड़ेंगे तब भी हमारा फायदा। तो दोनों ही सूरत हाल में इजराइल ने अपना फायदा देख लिया। अब जैसे जैसे बंधकों को छोड़ने की तारीख नजदीक आ रही है, इजराइल की धमकियां तेज हो रही हैं। और अब आपके जहन में एक सवाल लगेगा कि अगर इजराइल बंधकों को आज़ाद करवा ले और इधर हमास ना छोड़े तो क्या इजराइल सच में हमला करेगा? अब आपके जहन में ये सवाल आए, इससे पहले ही मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। आज की अपडेट है, लेबनान के ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने और इस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोगों के मरने की खबर है। बशर्ते इस खबर को ज़्यादा चैनलों ने कवर नहीं किया। हुआ क्या अब आप जान लो। साउदर्न लेबनान में जो आईडीएफ की टुकड़ी हो 5 पॉइंटों पे अटकी हुई है। चूंकि इनका कहना था कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा, जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियारों को डिसआर्म नहीं करेगा, हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वो बाहर आके सरेंडर नहीं करेंगे, आईडीएफ लेबनान के अंदर 5 टुकड़ी वाली जगहों पे खड़ी रहेगी। अब आईडीएफ आज साउदर्न लेबनान में रेड करती है। रेड करने के बाद वो अपने लड़ाकू जहाज़ों को यानी आईएफ के जवानों को ये बताती है कि भाई साहब, हमें लगता है कि इस खास जगह पे अब कुछ हथियार रखे हुए हैं। जैसे ही ये बात आईएफ को पता चली, आईएफ लेबनान के अंदर घुसता है और घुसने के बाद हिजबुल्लाह के 2-3 ठिकानों पे बड़ा अटैक करता है। अटैक में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर आई है और साथ ही
हिजबुल्लाह के जो हथियारों के जखीरे रखे थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम इजराइल ने किया। अब ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूं चूंकि आप समझिए कि इजराइल इस बार भी जब लेबनान पे हमला कर रहा था तो पूछा गया कि आप हमला क्यों करोगे। तब लेबनान के ऊपर अपने इस हमले को जस्टिफाई करते हुए इजराइल ने कहा कि चूंकि हमारी सीज फायर में बातचीत हुई थी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा, डिसआर्म होगा, डिसमेंटल होगा, और हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़ा नहीं, हथियार इकट्ठा कर रहा, तो हम अटैक कर सकते हैं। लेबनान की गवर्नमेंट इस पर इफ या बट नहीं कर सकती। तो क्या आपको सिचुएशन सेम नहीं लगती कि इधर सीज फायर होगा, इधर फिलिस्तीन में एक सरकार बना दी जाएगी, लेकिन अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़ा तो कहीं ना कहीं इजराइल को मौका मिल जाएगा हमला करने को। और इसी बात को लेकर आज फिलिस्तीन के अंदर बड़ा बवाल हुआ है। दरअसल देखिए, फिलिस्तीन में भी अलग अलग ग्रुप हैं। PLO है, इस्लामिक जिहाद है, हमास है, अल-कुद्स जो हमास का राइट विंग है वो है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग सबका मानना है। आज एक ग्रुप का हमास से झड़प हो गया और इस क्लैश में रिपोर्ट निकल के सामने आई कि हमास के एक सीनियर लीडर के बच्चे की मौत हो गई। झड़प क्यों हुआ वो आप जान लो। झड़प होने की सबसे बड़ी कहानी एक, उस ग्रुप का मानना था कि सीज फायर की जो शर्तें हैं केवल इजराइल के पक्ष में, आपने हथियार छोड़ने की बात कैसे एक्सेप्ट कर ली। अब ये बात जब पूछी गई हमास से तो हमास ने भी अपना जवाब दिया। इसके बाद धीरे धीरे बात बतंगड़ बढ़ता चला गया, क्योंकि अब दोनों ही गर्म जोश वाले, गोली चल गई। आज रेजिस्टेंस फाइटर आपस में लड़ पड़े और लड़ने के बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई कि हमास के ही एक सीनियर लीडर के बच्चे की मौत हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे की मौत हुई है तो हमास ने भी कुछ किया होगा और उस ग्रुप में भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा। तो आप सोच के देखिए कि सिचुएशन ऐसी हो गई इस सीज फायर को लेके कि जितने रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वो भी आपस में एग्री नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इजराइल के हाथों में हथियार है तो हमारे भी हाथों में हथियार होने चाहिए। अगर इजराइल हमला करता है तो हम भी पलट के वार कर देंगे, अगर इजराइल हमको मारता है तो हम भी उसको मारने लायक कम से कम खड़े तो रहें। आप सोचिए, किसी से आपकी लड़ाई हो, अगर ये उम्मीद लग रही है कि वो हमको मार सकता है तो कम से कम आप भी तो उस तैयारी में रहो कि वो मारेगा तो हम भी मार सके। पता चले मैं आपके हाथों में मेहंदी लगा दूं, सामने वाले के हाथ में डंडा पकड़ा दूं, तो फिर ये बात कैसे बनेगी। यही सेम चीज चल रही है और आज हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करके इजराइल ने ये बात कंफर्म कर दी कि आने वाले टाइम में हमला वो करेगा जरूर। इस वजह से सावधान रहने की जरूरत है, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इतनी चीजें मिडिल ईस्ट में चली रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट की जो आग है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा बवाल मचा है कि 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। क्यों, वो आप जान लो। इधर गजा को लेके बवाल मचा हुआ था और पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ये मानने को तैयार है, इवन आप भी उस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई जो सीज फायर हुआ वो एक तरफा हुआ है। फिलिस्तीन के हक में कोई बात तो हुई नहीं, फिलिस्तीन का कोई फ्यूचर तो दिखा नहीं इस पूरे समझौते में। फ्यूचर तब दिखेगा जब हमास हथियार छोड़ेगा। उसके बाद अगर हमास ने हथियार छोड़ दिया तो इजराइल सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये कौन जानता है। तो इसको लेके पाकिस्तान के अंदर एक प्रदर्शन होना था और उसमें कहा जाना था कि ज़्यादातर लोग पहुंचेंगे अमेरिका की एम्बेसी के पास और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब चूंकि अमेरिका से भर भर के पैसे पाकिस्तान की सरकार को मिले, इस वजह से उन्होंने अपने ही आवाम से गद्दारी की और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उसकी सुरक्षा में अपने जवानों को तैनात कर दिया। अब ये जवान जब तैनात हुए तो इधर ये भीड़ बढ़ी। जैसी ये भीड़ बढ़ी TLP की, इसी दौरान जो जवान खड़े थे पाकिस्तानी आर्मी के, उन्होंने मारना पीटना शुरू किया और इसी के बाद तो बवाल शुरू हुआ और बवाल धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लेता है। इधर ये चीज चली रही थी, इसी दौरान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी और जैसे एयर स्ट्राइक कर दी इसी के जस्ट बाद जो BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी वो भी भड़क उठा और उसने भी जंग का आगाज कर दिया। इसी के बाद चाहे TLP हो, चाहे BLA हो, चाहे जो लोकल ग्रुप हैं, ये तमाम ग्रुप आपस में मिलके इस समय पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 2-3 जगहों पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया, भारी गोलीबारी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, 50 से 60 लोकल सैनिकों के मरने की खबर आई है। जो नागरिक मरे उनकी बात आप हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से पैसा लेना, फिर इधर गजा के हक में बोलना आज पाकिस्तान की सरकार को फंसा रहा और यही वजह है कि पाकिस्तान में आज सिचुएशन खराब है, इंटरनेट की सेवाएं तक बंद कर दी गई। खैर, पाकिस्तान को एक बात समझनी पड़ेगी कि ठीक है, व्यापार हर आदमी करता है, भारत भी करता था, लेकिन जब सिचुएशन टफ हुई तो कहीं ना कहीं भारत ने दामन छुड़ा लिया अमेरिका से, रशिया के साथ खड़ा है। अब आप दामन छुड़ा नहीं पा रहे हो और फिर इधर गजा के हक की बात करते हो। और आज आपकी करतूतों की वजह से एक न्यूज़ आपको बताता हूँ पाकिस्तान वालों, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सही है और हमारी कितनी इज्जत है।
दरअसल फिलिस्तीन के एक राजनायक यानी राजदूत, साधारण इंसान नहीं, राजदूत, जिनका नाम है अब्दुल्ला अबू सावेस। अब्दुल्ला अबू सावेस ने भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट से ही पता चलता है कि 56 मुस्लिम देशों ने आज तक किया क्या है गजा के लिए। इन्होंने कहा कि अब सीज फायर हो गया है और गजा को फिर से बनाना है, तो ये जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि भारत ही उठाए। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि भाई भारत क्यों उठाए, 56 मुस्लिम देश हैं वो क्यों नहीं। तब इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका दोस्त इजराइल है, लेकिन मान्यता इसने फिलिस्तीन को दे रखी है। जिसका दोस्त नेतन्याहू है, लेकिन ये हक की बात करता है फिलिस्तीन के लिए। तो ऐसे हाल में अगर भारत आके बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो मजबूर हो जाएगा और वो हमला नहीं करेगा, और हमला नहीं करेगा तो गजा फिर से बस जाएगा। अब एक सवाल पाकिस्तानियों से है कि भाई तुम भी तो अमेरिका से बड़े पैसे लेते हो, जाके रेयर अर्थ मिनरल तुम दिखा रहे थे, तो एक बात बताओ, क्या तुम पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान की जो सरकार है उनसे ये सवाल करो कि क्या शहबाज शरीफ ट्रंप से कह कि ये जिम्मेदारी खुद को दिलवा सकते हैं कि भाई गजा को मैं बिल्ड करूंगा और आप ये वादा करो कि इजराइल हमला नहीं करेगा। और ये बात मैं नहीं, फिलिस्तीन के जो राजनायक है अब्दुल्ला अबू सावेश, उन्होंने बोला। और खबर आर्टिकल जो है आप बगल में देख सकते हैं। मैं अपने मन से कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, अगर आप चाहें तो गूगल पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रखर राजपूत ने खबर बता दी तो प्रखर राजपूत के अंडर गूगल काम करने लगा। खबर है तो आपको बता रहा हूं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही चाइना से, और चाइना ने जो कुछ किया अमेरिका के साथ, कायदे से पूरी दुनिया को यही करना चाहिए, अदरवाइज अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। दरअसल ट्रंप साहब को जब नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ट्रंप भाई साहब पगला गए। फिर इनको लगा कि क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, चाइना से भिड़ लेते हैं। चाइना से जैसे ये भाई साहब भिड़े, चाइना के ऊपर इन्होंने पहले टैरिफ लगाया था, फिर दिमाग में आया कि और लगाऊंगा। इसके बाद ये भाई साहब चाइना के ऊपर 140% के करीब टैरिफ लगा देते हैं। अब जैसे 140% के करीब ये टैरिफ लगाते हैं, इसी के जस्ट बाद चाइना ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ठीक है लगा लो, हम तुमको एक चीज नहीं देंगे। कौन सी चीज? और वो है रेयर अर्थ मिनरल। और रेयर अर्थ मिनरल की कहानी आप जानिए कि चाइना की जमीन से वो मिनरल निकलते हैं जिनका उपयोग मिसाइलें बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में, कंडक्टर बनाने में हर जगह होता है। सेमी चिप, माइक्रोचिप, उसको बनाने में जो चीजें लगती हैं वो केवल और केवल चाइना के पास है, किसी और के पास नहीं। अब चाइना ने साफ तौर पर कहा अमेरिका से, बाबू ऐसा है जहां से ला सकते हो ला लो, हम नहीं देंगे, लगा लो तुम टैरिफ तो 500% लगा लो। और इसी के बाद अमेरिका के अंदर भूचाल आया हुआ है, चूंकि इससे बहुत सारी कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा हथियारों का और मिसाइलों समेत जितने भी हथियार हैं उसमें चाइना के अर्थ मिनरल का यूज होता है। तो अगर चाइना ने हाथ खड़ा कर लिया तो सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, और ये बात सबको पता है। और इसी वजह से आज अमेरिका के अंदर भूचाल देखने को मिल रहा। खैर, अगर ऐसे ही पूरी दुनिया सच में अमेरिका के खिलाफ कदम उठाए तो सिचुएशन बहुत फार बेटर हो सकती है, बस बात समझने की देर है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने इजराइल के मुंह पे कर दिया है। कैसे? अब आप समझो। एक वहां पे ओलंपिक का मिलता जुलता एक प्रोग्राम होना है जिम्नास्टिक का, उसमें इजराइल के खिलाड़ी पहुंचे तो इंडोनेशिया ने कहा कि इजराइल से हो? उन्होंने कहा हाँ भाई। कहा नहीं, निकल लो, हम इजराइलियों को वीजा नहीं देंगे। क्यों? गाजा में जो कुछ किया है उसका दर्द पूरी दुनिया देख रही है, और उस दर्द को तुम्हें भी देखना पड़ेगा। अब ये बात जब बोली गई, सिचुएशन देखने लायक थी। इंडोनेशिया से इनको भगाया गया, इनकी वीजा को कैंसिल कर दिया गया। खैर, ऐसे ही जज्बा होना चाहिए। ये तो रही इस समय मिडिल ईस्ट की खबरें। अब आपको भारत की 2 खबरें बताता हूं, एक बुरी और एक बहुत बुरी। सबसे बुरी खबर आप सुनिए पहले। भारत ने अपने 10 व्यापारियों को खो दिया। कैसे हुआ आप जान लो। अमेरिका ने 10 व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया, उनके ऊपर सेंक्शंस लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये ईरान की कंपनियों से जुड़े हुए थे। ईरान के ऊपर अमेरिका खुन्नस खाया हुआ है, और यही वजह है कि ईरान की कंपनी से जुड़े होने की वजह से भारत के 10 व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। उनको कहा कि आज से आप हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। ये एक खबर है। अगली खबर आप सुनिए। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अंधभक्त मंडली से। खबर क्या है? एक बार आपको याद होगा कि एक औरत बुर्खा पहन के पेपर देना चाहती थी। उससे कहा गया कि बुर्खा अलाउ नहीं है, बुर्खा नहीं पहना जाएगा। क्यों? बुर्खे में अगर आपने कोई चिट विट रखी हो तो
चलो मान लिया भाई, सही बात है भाई, एग्जाम का नियम सेम होना चाहिए, अगर मैं नहीं पहन सकता आप भी मत पहनो, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कहा कि भाई हमारी लड़कियों की मर्जी, वो कुछ भी पहने। इस पे अंधभक्त मंडली ने कहा कि अरे ये तो लड़कियों को दबा रहे हैं, ये लड़कियों को टुकड़ों पे रखना चाहते हैं, घुटनों पे रखना चाहते हैं, ये इनकी इतनी हैसियत कि भारत जैसे विश्व गुरु में लड़कियों को ये हिजाब पहनाएंगे, नहीं पहनाने दूंगा, नहीं पहनाने दूंगा, हम खड़े हैं, लड़कियों के हक के लिए खड़े हैं। अच्छा सुनिए, अपने घर की लड़कियां घूंघट में चाहिए, दुपट्टा सर पे चाहिए, ठीक है, अपने घर की बहुओं को ये चाहते हैं कि घूंघट यहां तक आए, पर्दे में रहो, ठीक है। अब ये तमाम अंधभक्त मंडली चीख पुकार मचाई रही थी, लेकिन इसी दौरान तालिबान के विदेश मंत्री आ जाते हैं, आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान मुत्तकी भारत के साथ लंबे लंबे समझौते करते हैं, लंबी लंबी बातचीत करते हैं, लंबी लंबी डील करते हैं, सब कुछ भारत के हक में। तालिबान आ गया, तालिबान के लीडर यहाँ पे बातचीत करते हैं, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन बातचीत होने के बाद एक चीज़ होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया आएगा, सवाल पूछेगा, सवाल पूछने के बाद जवाब दिया जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हुई, आखिरी मौके पे आमिर खान मुत्तकी साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, औरतें नहीं आएंगी, औरतों के सवालों के जवाब हम नहीं देंगे। ये बात इन्होंने बोली, उससे पहले सरकार ने कहा ठीक है डन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी औरत पत्रकार नहीं आई। ये माननीय अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जी, साथ ही अलग अलग और जो महिला पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इतना सा भी मौका नहीं मिला कि वो जाके एक सवाल पूछ सकें, अपनी एक बात को रख सकें। और बकायदा जो अंधभक्त मंडली ये चीख चीख के कह रही थी कि औरतों के हक को दबाया जा रहा, उसी अंधभक्त मंडली के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने, एस जयशंकर साहब के सामने साफ तौर पे आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि औरतें नहीं अलाउ हैं। सबने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? यहां पे औरतों के हक की बात नहीं थी। आप कह देते कि नहीं तालिबान वाले तुम भगो, औरतों को हम लाएंगे, लेकिन अपने देश के मुसलमानों से बड़ा नफरत है। बाहर वाले आए तो गले लगाओ, स्वागत करो, तो ये दोगलापन है। खैर, सबसे प्यार से रहो यार। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला भी हिफाजत करे।